हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज का लेक्चर है SN1 पार्ट 4। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्वेंट का इफेक्ट। सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है SN1 रिएक्शन पे। सॉल्वेंट में पोलरिटी, जैसे सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट में भी दो टाइप होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन सा सॉल्वेंट SN1 को प्रमोट करता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन को भी आज के लास्ट में कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। यार ये वायर खींच गया, चलो ठीक। तो देखो, हमने एक टेबल बनाया है। टेबल में हमने लिखा है एक सबस्ट्रेट है, सॉल्वेंट हमने लिया है, ये Cl माइनस निकल गया है और ये कार्बोकेटायन बन गया है। यही होता है ना कोई भी SN1 रिएक्शन में, RDS में ऐसा ही होता है। इसी स्टेप के रेट पे डिपेंड करता है पूरा रिएक्शन का रेट। हम एक एग्जांपल लिए हैं कि इस कंपाउंड को सॉल्वेंट देते हैं तो इस तरह से ब्रेक होता है। अगर सॉल्वेंट एसीटोन रहता है तो रेट जो भी आता है उसको 1 मान लेते हैं। सॉल्वेंट को इथेनॉल कर देते हैं तो रेट 200 हो जाता है। सॉल्वेंट को मिथेनॉल कर देते हैं, रेट 1000 हो जाता है। सॉल्वेंट को वाटर कर देते हैं, रेट 8000 हो जाता है। सॉल्वेंट को ईथर कर देते हैं, रेट 0.001 हो जाता है। सॉल्वेंट को नॉर्मल हेक्सेन बना देते हैं, मतलब नॉर्मल हेक्सेन को सॉल्वेंट के फॉर्म में देते हैं, रेट 0.001 से भी कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट बदलने से इसको आयनाइज होने का रेट बदल रहा है और इसके आयनाइज होने का रेट पर ही SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट बदलने से SN1 का रेट बदलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट बदलने से SN1 का रेट बदलता है तो किस में ज्यादा रेट आएगा। जरा गौर करना, पहले इधर हम समझते हैं। जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है दो टाइप का। एक को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो और पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हुआ CCl4, बेंजीन, CS2। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हुआ। बहुत हद तक एल्केन भी, एल्केन का भी डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता है, बट बहुत कम होता है। तो एल्केन को भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। पोलर में दो टाइप होता है। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक बोलते हैं, और एक को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक प्रोटॉन से आया है, मतलब जो प्रोटॉन रिलीज करेगा उसको पोलर प्रोटिक बोलेंगे, और जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा उसको पोलर एप्रोटिक बोलेंगे। प्रोटॉन रिलीज करना मतलब H+ रिलीज करना। H+ रिलीज वही करता है जब H+ हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ, लाइक FON।
अब पोलर प्रोटिक का एग्जाम्पल कौन होगा? वाटर, अल्कोहल, ये सब अगर सॉल्वेंट है तो इसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करने वाला सॉल्वेंट है। H प्लस निकल सकता है, H प्लस निकल सकता है क्योंकि H प्लस हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ है। अगर कहीं NH3 भी रहे सॉल्वेंट के फॉर्म में तो इसे पोलर प्रोटिक के कैटेगरी में ही रखेंगे। पोलर एप्रोटिक में कौन आया? एसीटोन। एसीटोन स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये हुआ एसीटोन का स्ट्रक्चर। DMSO, DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल, दो मिथाइल हुआ, सल्फो ऑक्साइड। एसीटोन के कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर दो तो DMSO बोलते हैं इसको। DMF, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं? जरा गौर करना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको फॉर्मिक एसिड। फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड के एमाइड को फॉर्मामाइड बोलते हैं। इसका एमाइड कैसे होगा? डबल बॉन्ड हो, OH हटा के यहां पे NH लगा दो, NH2 लगा दो। ये हुआ फॉर्मिक एसिड, ये हुआ फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड का एमाइड। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड का मतलब ये दो H हटा के यहां पे दो मिथाइल लगा दो, दो मिथाइल लग गया, इसको बोलते हैं DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है। अब जरा गौर करो, ये सब का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ये सब का डाइपोल मोमेंट जीरो है या जीरो के करीब है। जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो के करीब डाइपोल मोमेंट। ये सब में प्रोटॉन यानी H प्लस हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ जो निकल सकता है, इसलिए इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें भी H है, CH3 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 है, लेकिन H है, लेकिन कोई भी H ऐसा नहीं है जो हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट इसका तो नॉन जीरो है, बट इसके पास रिलीज होने वाला प्रोटॉन नहीं है, इसलिए इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इस दोनों में एक खास डिफरेंस है। जैसे वाटर को देखोगे तो वाटर के पास एक लोन पेयर वाला सेक्शन होगा और यहां पे हाइड्रोजन होगा जिसपे प्लस डेल्टा सफिशिएंट होगा और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा सफिशिएंट होगा। इसमें सब में ऐसा होगा। पोलर प्रोटिक में एक निगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बट पोलर एप्रोटिक में पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होगा, निगेटिव टर्मिनल ही होगा। कैसे? यहां पे देखो लोन पेयर, तो लोन पेयर तो निगेटिवली चार्ज्ड, यहां पे देखो लोन पेयर तो निगेटिवली चार्ज्ड, लोन पेयर तो निगेटिवली चार्ज्ड, लोन पेयर तो निगेटिवली चार्ज्ड, कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है। यहां पॉजिटिव टर्मिनल कैसे बन गया? क्योंकि हाइड्रोजन हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा, तो यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा का है, जिस वजह से यहां पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। यहां भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा, बट यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा का नहीं है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो आया भी वो बहुत कम आया, जबकि यहां जो चार्ज आया वो अच्छा खासा आया। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में निगेटिव टर्मिनल इफेक्टिव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होगा या वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करने वाले हैं। तो ये तो था सॉल्वेंट। जरा गौर करो, यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको फिजिक्स में तुम एब्सोलेंट भी पढ़ते हो।
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 78 होता है, मिथेनॉल का 33 होता है, इथेनॉल का 24 होता है, एसीटोन का 21 होता है, डाइइथाइल ईथर का 4.3 होता है और नॉर्मल हेक्सेन का 2 होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्ट को डिजोल्व करने का प्रॉपर्टी ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। हम लोग पानी से नहाते हैं, वाटर से, हम लोग मस्टर्ड ऑयल से नहीं नहाते। क्यों वाटर से नहाते हैं? क्योंकि जब वाटर से नहाते हैं तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के वजह से वाटर बॉडी के ऊपर जो सॉल्ट जमा हो जाता है उसको आसानी से धो सकता है। सॉल्ट को धोने का मतलब क्या है? बाय द वे बॉडी के ऊपर NaCl जमा हो गया, तो इसको धोने का मतलब यह होता है कि इसको डिजोल्व कर लिया, पानी अपने में डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने का मतलब होता है Na+ का अलग कर देना, Cl- का अलग कर देना। ये दोनों अलग हो गया, वाटर इसको घेर लिया, इसको घेर लिया और फिर पानी के फ्लो के साथ सॉल्ट धुल गया। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उस सॉल्वेंट में सॉल्ट को डिजोल्व करने का प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। सॉल्ट को डिजोल्व करने का मतलब होता है एनायन कैटायन को अलग करना। सिमिलर चीज SN1 में होता है। SN1 में तुम गौर करोगे कि सबस्ट्रेट को दो पार्ट, RDS में सबस्ट्रेट दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक एनायन और एक कैटायन। तो एनायन कैटायन को सेपरेट करने का काम वो सॉल्वेंट ज्यादा अच्छा से करेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है जिस वजह से वाटर में ये दोनों इजिली सेपरेट हो जाता है और यही वजह है कि वाटर में SN1 का रेट सबसे ज्यादा होता है। जब वाटर के नीचे चलते हैं मिथेनॉल, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है। इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम है। एसीटोन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम है। डाइइथाइल ईथर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम है। और नॉर्मल हेक्सेन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इसका स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है गौर करना। देखो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, ये H को हटा के इधर मिथाइल लगा दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया। इस CH3 को हटा के और बड़ा चेन लगा दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम हो गया। मतलब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू घटता है। तो इस तीनों में तुम देख सकते हो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू घटा है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, इससे क्या पता चला? एक और चीज इसमें देखो, इसमें कौन है जो पोलर प्रोटिक है, कौन है पोलर एप्रोटिक, कौन है नॉन पोलर। ऊपर वाले को देखो, ये तीनों पोलर प्रोटिक है। ये क्या है? पोलर एप्रोटिक। इसको भी तुम पोलर एप्रोटिक के कैटेगरी में रख सकते हो। थोड़ा पोलर तो होता ही है, डायपोलमेंट तो जीरो नहीं होता है, बट कोई भी हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होता इस दोनों में। तो जो पोलर प्रोटिक है उसका रेट ज्यादा है, जो पोलर एप्रोटिक है उस केस में रेट कम है। और जो नॉन पोलर, हालांकि इसका भी डायपोलमेंट आएगा बट बहुत कम आएगा, हमने एल्केन लिखा है बहुत कम, नॉन पोलर के साइड में लिखा है एल्केन, इसका डायपोलमेंट जीरो तो नहीं होता है बट बहुत कम होता है। तो नॉन पोलर के आसपास ही ये ऑलमोस्ट होता है। नॉन पोलर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम। मतलब SN1 अच्छा होगा जब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा। अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक रहा तो रेट कम होगा, नॉन पोलर रहा तो रेट तो बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा, है ना।
अब एक और चीज, अगर सॉल्वेंट इस तरह से लिया जाए, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का मिक्सचर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाए। अब बताओ, पोलर प्रोटिक अगर 25% है और पोलर एप्रोटिक अगर 75% है, एक सॉल्वेंट ये है, दूसरा सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक 40% और पोलर एप्रोटिक 60%। बताओ किस सॉल्वेंट में SN1 का रेट ज्यादा होगा? इसमें SN1 का रेट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि SN1 का रेट पोलर प्रोटिक में ज्यादा होता है और इसमें पोलर प्रोटिक का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए इस सॉल्वेंट में SN1 का रेट ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। और अगर इसको कंपेयर करें हम एक ऐसे सॉल्वेंट से जो प्योर पोलर एप्रोटिक है, तो उसका रेट तो सबसे कम होगा, क्योंकि इस दोनों में कुछ तो पोलर प्रोटिक मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट। बट अब देखते हैं, ये तो डेटा के बेसिस पे हम देखें, बट अब देखते हैं कि पोलर प्रोटिक ऐसा क्या कर देता है कि रेट ज्यादा होता है पोलर प्रोटिक में, और ऐसा क्या है जो पोलर एप्रोटिक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। फटाफट इसको लिख लो क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। देखो, अगर कोई हम रिएक्शन कराते हैं, ये है, सबसे पहले इसका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यही बनाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप Cl- निकल गया, यही होता है RDS। अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएं तो देखो क्या होगा, यही एनर्जी प्रोफाइल होगा। इसको बोलेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और इसको बोलेंगे एनर्जी। जरा गौर करो, यहां पे रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है ये आर के जगह पे। इंटरमीडिएट कौन है? ये है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट कौन है? इस दोनों के बीच का, इसका टूट रहा होना, मतलब Cl- डेल्टा प्लस डेल्टा, यही है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो होता क्या है, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, सॉल्वेंट कौन है? पोलर प्रोटिक, वाटर, अल्कोहल, NH3, ये सब बाय द वे वाटर है। तो वाटर क्या करता है? वाटर के पास दोनों सेक्शन है, निगेटिव चार्ज वाला भी और पॉजिटिव चार्ज वाला भी। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला सेक्शन है, ये इस निगेटिव चार्ज को, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, अब ये जरा गौर करना, ये ट्रांजिशन स्टेट, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये ज्यादा स्टेबलाइज होने का मतलब इसका एनर्जी कम होना, मतलब यहां से यहां आ जाना। अगर ये स्टेबलाइज हुआ मतलब यहां से यहां आ जाना। स्टेबलाइज होना मतलब एनर्जी कम होना, एनर्जी कम हुआ, और एनर्जी कम हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बट ये एनर्जी कम कैसे होगा? इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हुआ तो इस ट्रांजिशन स्टेट को
ये सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर देगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? देखो इधर, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इस निगेटिव चार्ज वाले सेक्शन को H, H का जो प्लस डेल्टा है, प्लस डेल्टा है, प्लस डेल्टा है, इसको घेरेगा। घेरेगा मतलब इस निगेटिव के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसका हाइड्रेशन टाइप का चीज हो रहा है और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरा चीज, इस सेक्शन को कौन स्टेबलाइज करेगा? सॉल्वेंट का ऑक्सीजन वाला सेक्शन जिसपे कि माइनस डेल्टा है, सॉल्वेंट का ऑक्सीजन वाला सेक्शन जिसपे कि माइनस डेल्टा है, सॉल्वेंट का ऑक्सीजन वाला सेक्शन जिसपे कि माइनस डेल्टा है, सॉल्वेंट का ऑक्सीजन वाला सेक्शन जिसपे कि माइनस डेल्टा है। मतलब ये सेक्शन भी स्टेबलाइज हो रहा है, ये सेक्शन भी स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब ओवरऑल ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबलाइज होने का मतलब इसका एनर्जी कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घट जा रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी घटने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ जाना। मतलब अगर ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक ना होके अगर नॉन पोलर होता या पोलर एप्रोटिक होता, सोचो पोलर एप्रोटिक में हमने बताया था, पोलर एप्रोटिक में निगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता है। तो पोलर एप्रोटिक अगर ये होता तो इसको तो स्टेबलाइज करता, इसको स्टेबलाइज नहीं करता, तो ये पूरा का पूरा तो स्टेबलाइज नहीं हो पाता ना। अब पोलर प्रोटिक में ये पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक में ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा, मतलब ये बहुत नीचे आ जाएगा, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर सोलवेंट पोलर सोलवेंट नॉन पोलर ले लेते तो नॉन पोलर में क्या होता? न ये स्टेबलाइज होता, न ये स्टेबलाइज होता। तो नॉर्मल जो ट्रांजिशन स्टेट होता उसी से रिएक्शन होता, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता। कहने का मतलब अगर हम 3 ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ठीक है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि कौन किस सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। जो सबसे ऊपर वाला होगा यह होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ। ये जो बीच वाला होगा पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक के करस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा। और ये जो सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जो सबसे फास्टर रेट से जाएगा, ये किसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ है? पोलर प्रोटिक। ठीक है। फैक्ट तो ये है कि SN1 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। बट क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाता है, हालांकि मेरे समझ से पूछा जाना चाहिए 2 ग्राफ देके और पूछा जाना है कौन पोलर एप्रोटिक है, कौन पोलर प्रोटिक है। नॉन पोलर वाला बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN1 रेयर होता है, नहीं के बराबर होता है। तो ये था सॉल्वेंट का इफेक्ट किसमें? SN1 पे। मतलब अगर हम लिखें एक्टिवेशन एनर्जी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए सबसे ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक के लिए फिर कम होगा, और सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा पोलर प्रोटिक के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब पोलर प्रोटिक के लिए सबसे कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पोलर प्रोटिक के लिए सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। ये था सॉल्वेंट इफेक्ट। इसके बाद पिछले लेक्चर में जो एक क्वेश्चन छूट गया था उसको कर लेते हैं। फटाफट कॉपी करो, हम इसको हटाएंगे।
या उस क्वेश्चंस के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, मेरे को बताओ, अभी तक हमने देखा कैसा सबस्ट्रेट होना चाहिए, कैसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। जब हमने देखा था लेक्चर नंबर 63, जिसका नाम था एल्केन 5 SN1 SN2 E1 E2 करके नाम था, उसमें हमने देखा था, उस लेक्चर को देख लेना, तब ये लेक्चर ज्यादा इफेक्टिव तुमको समझ आएगा। तो उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। एक्चुअली हमने बताया था वहां पे कि ये होता है आरडीएस, और आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग रहे या वीक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल वीक रखते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग रहा तो SN2 होने का चांस हो जाता है। मतलब SN1 को SN2 से कंपटीशन मिलने लगता है, सबस्ट्रेट तो इक्वल ही है ना, और SN2 होने लगा तो SN1 के लिए तो कम ही बचा ना सबस्ट्रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि SN1 को न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, SN1 अपने रेट से होता रहेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहे तब भी, वीक न्यूक्लियोफाइल रहे तब भी। लेकिन अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रहा तो SN1 के पैरेलल SN2 भी होने लगेगा, तो कुछ सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा SN2 से, तो SN1 होने के लिए तो सबस्ट्रेट बचा ही कम। SN2 ना होए इसलिए हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं करते हैं अगर SN1 कराना है तो। समझ आया? और इसे ज्यादा समझना है तो लेक्चर नंबर 63। तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, वीक चाहिए न्यूक्लियोफाइल। अब वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली सॉल्वेंट कौन यूज किया जाएगा, वाटर, अल्कोहल, NH3, तो ये सब जब रहे तो बोलते हैं कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। और इस सब वीक न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको सोल्वोलिसिस भी बोलते हैं। तो जब भी सोल्वोलिसिस होगा तो SN1 होगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सॉल्वेंट तो जनरली न्यूट्रल होता है ना, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो जनरली स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल, फास्फोरस वाला न्यूक्लियोफाइल, अगर ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें सल्फर एटम से लोन पेयर डोनेट हो रहा हो या फास्फोरस एटम से लोन पेयर डोनेट हो रहा हो तो वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। ये न्यूट्रल रहे तब भी स्ट्रांग, ये सल्फर फास्फोरस वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल रहे तब भी, न्यूट्रल रहे तब भी, या निगेटिवली चार्ज रहे तब भी। मतलब अगर सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल मतलब H2S है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, चार्ज रहे या न रहे। फास्फोरस वाला न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, चार्ज रहे या न रहे। अगर चार्ज रहे तब तो और भी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, अगर चार्ज रहे तब तो और भी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। बट बिना चार्ज के भी सल्फर फास्फोरस का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आएगा। ओवरऑल जनरली याद रखो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, और जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग होता है। बट न्यूट्रल में सल्फर और फास्फोरस वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होते हुए भी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, एंड निगेटिवली चार्ज रहे तब तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। समझ आया? तो सॉल्वेंट में ये न्यूक्लियोफाइल वाले सेक्शन में इतना ही। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि कौन अभी हमने ये बताया कि कौन स्ट्रांग के कैटेगरी में आएगा, कौन वीक के कैटेगरी में आएगा। ये नहीं बताया कि रिलेटिवली कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब हमने ये नहीं बताया कि
इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये नहीं बताया कि I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल या Cl माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, ये हम बताएंगे आगे के लेक्चर्स में, अभी नहीं। अभी बस ये समझो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो निगेटिवली चार्ज होगा, या सल्फर वाला होगा, या फास्फोरस वाला होगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। सल्फर फास्फोरस को छोड़ के जो न्यूट्रल रहेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। जनरली सॉल्वेंट होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में भी SN1 हो सकता है, लेकिन वहां पे SN2 को प्रमोट कर देता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 के साथ साथ SN2 होने लगता है। इसका मतलब जब हमें SN1 कराना होगा तो हम वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं लेंगे या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा चीज बचा है, एक क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में बच गया था उसको कर लेते हैं, और उसके बाद इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे स्टॉप। लेकिन उस छोटे से चीज को पहले हम देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद भी छोटा सा और है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसको भी आज के लेक्चर में खत्म ही कर लेते हैं। हटा रहे हैं इसको। तो पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN1 में हमने देखा है कि SN1 में सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, और इसके बाद कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और बन जाता है प्रोडक्ट। जरा सोचना, अगर इसके जगह पे कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये है Br, ये है CH3, ये है ET, और ये है, या यहां पे लिख देते हैं C2H5, और यहां लिखते हैं C3H7। इसका रिएक्शन हम बाय द वे वाटर के साथ कराते हैं। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म से ही होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है और न्यूक्लियोफाइल भी वीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये Br माइनस निकल जाएगा। Br माइनस जैसे ही निकलेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जैसे ही Br निकल रहा होगा, Br माइनस, ये तीनों ऐसे ऐसे होके प्लेनर हो रहा होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन तो प्लेनर ही होता है। ये CH3 हुआ, इधर हुआ C2H5, एंड ये हुआ C3H7, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे Br माइनस निकल गया। अब ये वाटर अटैक करेगा। अब वाटर को अटैक करने के लिए 2 ऑप्शन है, जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उधर से ही वाटर अटैक करे। अगर जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है, इधर से लिविंग ग्रुप निकला है, तो इधर से ही वाटर देखो अटैक कर रहा है। एक दूसरा ऑप्शन था कि लिविंग ग्रुप इधर से निकला था तो वाटर इस साइड से अटैक करता। क्या फर्क पड़ता, ध्यान देना, जिधर से लिविंग ग्रुप निकल गया है और दोनों तरफ से अटैक करने का पॉसिबिलिटी 50-50%, इधर से अटैक करता है तो बाय द वे 1 नंबर प्रोडक्ट बनता है। अगर इधर से अटैक करे तो प्रोडक्ट बाय द वे 2 नंबर बनता है। देखो, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा या अलग होगा, ध्यान देना।
जब जिधर से लिविंग ग्रुप निकला था उधर से ही वाटर अटैक किया तो देखो क्या होगा, इधर OH2 और इधर से जब अटैक करेगा तो ये तीनों जो हैंड है ये इधर की ओर मुड़ेगा, ये बोर्ड के प्लेन में रहते हुए थोड़ा इधर हो जाएगा, मतलब CH3 ये बोर्ड के अंदर रहते हुए थोड़ा इधर हो जाएगा, बोर्ड के बाहर रहते हुए ये थोड़ा इधर हो जाएगा, मतलब कुछ यहां पे C2H5 और यहां पे C3H7, मतलब और इसको क्या बोलेंगे, एक नंबर प्रोडक्ट। जिधर से Br निकला उधर से अटैक किया तो ये बना। सिंपल, यहां से देखो ना Br हटा के वहीं पे, अच्छा यहां पे प्लस चार्ज रहेगा ना, यहां पे अभी प्लस चार्ज रहेगा, Br हटा के इधर से ही H2O जोड़ दिए तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, यहां पे केवल H2O जुड़ जाएगा। यही हुआ, जिधर से Br निकलेगा उधर से ही वाटर आएगा। तो लेकिन जिधर से Br निकला है उसके अपोजिट से भी तो वाटर का आने का पॉसिबिलिटी 50% है। तो अगर अपोजिट से आया तो देखो क्या होगा, जब इधर से वाटर आएगा तो ये CH3 बोर्ड के प्लेन में रहते हुए ऐसे झुकेगा, ये बोर्ड के अंदर रहते हुए ही ऐसे झुकेगा, ये बोर्ड के बाहर रहते हुए ही उधर की ओर झुकेगा। तो देखो क्या होगा, OH2 यहां तो CH3 रहेगा, ये C2H5 रहा और ये हुआ C3H7, ये बना और यहां पे प्लस चार्ज, ये हुआ 2 नंबर प्रोडक्ट। अब यहां से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, यहां से H प्लस निकलेगा और सिमिलरली यहां से H प्लस निकलेगा। तो देखो यहां पे क्या प्रोडक्ट बना, यहां पे प्रोडक्ट बना OH, ये हो गया Me, ये हो गया ET, E फॉर इथाइल, और ये हो गया प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। और यहां पे अगर देखोगे ये हो गया 1 नंबर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, 2 नंबर के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट देखो क्या होगा, Me, OH, ET एंड PR, नॉर्मल प्रोपाइल, PR फॉर प्रोपाइल, ये 2 नंबर प्रोडक्ट हुआ। अब क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है? देखो अगर ये कायरल नहीं होता, ये कायरल है अभी, ये कायरल नहीं होता तब ये दोनों प्रोडक्ट पक्का सेम हो जाता, बट चूंकि ये कायरल था, ये चारों ग्रुप अलग अलग था, Br हट के जो ग्रुप आया है उसके आने के बाद भी ये कायरल है, ये कायरल है। तो जरा देखो क्या होगा, ये दोनों सेम ही है या अलग है, जरा समझना। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और इसका कॉन्फ़िगरेशन पक्का R होगा, चेक कर लो तुम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, R, हाँ ठीक, ये S और ये R है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों 50-50% चांस है, 50% चांस है कि इधर से अटैक होए और 50% चांस है कि इधर से अटैक होए, इसका मतलब है कि 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। और दोनों क्या है, एक का कॉन्फ़िगरेशन R, एक का कॉन्फ़िगरेशन S, ये दोनों इनेंशियोमर्स है। इसका मतलब क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर है ना, क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर। लेकिन फैक्ट ये है कि H1 में रेशमिक एग्जैक्ट नहीं बनता है। क्या मतलब है इसका, देखो अगर कहीं कोई बोले कि H1 हो रहा है और सबस्ट्रेट में एक कायरल कार्बन है, सबस्ट्रेट में एक कायरल कार्बन है और उसी पे H1 हो रहा है, तो रेशमिक होगा या नहीं होगा, तो तुम बोल देना हाँ रेशमिक हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं जिधर से लिविंग ग्रुप निकले उधर से ही जब
न्यूक्लियोफाइल आए तो उसको बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। तो ये जो है रिटेंशन प्रोडक्ट है, और जिधर से लिविंग ग्रुप निकले उसके अपोजिट से अगर न्यूक्लियोफाइल आए तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये अपोजिट से आया था न्यूक्लियोफाइल, तो ये है इन्वर्जन प्रोडक्ट। आइडियली तो आइडियल SN1 अगर हो, आइडियल SN1 मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप निकल के चला गया, उसके बाद आराम से कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद जब दोनों तरफ खाली दोनों तरफ तो इक्वल पॉसिबिलिटी है, इधर से वाटर आए या इधर से वाटर आए, तो अगर ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं आइडियल SN1। बट आइडियली आइडियली अगर आइडियल माने तब SN1 यही है, बट फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है तो निकल के ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चला गया, थोड़ा इधर उधर तो है, यहां से लिविंग ग्रुप निकला है तो यही आसपास में होगा, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल आने का चांसेस कम हो जाता है थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू इधर से आने का। इसका मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट लेस देन 50% होता है, जबकि इन्वर्जन प्रोडक्ट ग्रेटर देन 50% होता है। मतलब परफेक्ट रेशमिक मिक्सचर SN1 में नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना, हमने बोला कि परफेक्ट रेशमिक मिक्सचर लैब में जब एक्सपेरिमेंट कराओगे SN1 तो नहीं आएगा, लेकिन आइडियली मतलब SN1 हम लोग बोलते किसको है, आइडियल SN1 किसको बोलते हैं, आइडियल SN1 उसको बोलते हैं जब लिविंग ग्रुप चला गया, उसके बाद इधर आसपास में नहीं पड़ा हुआ है, दूर चला गया कहीं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से इक्वल पॉसिबिलिटी से अटैक किया, तब उसको हम SN1 बोलते हैं। SN1 बोलने का मतलब आइडियल SN1 से होता है। तो अगर तुमको बोला जाए कि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है या नहीं होता है, अगर एक कायरल कार्बन है और उसी पे लिविंग ग्रुप है और वही निकलेगा, तो वैसे केस में रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो तुम बोल देना कि हाँ रेसिमाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है कि SN1 हो रहा है, और SN1 हो रहा है मतलब हम मान लेंगे कि आइडियल SN1 है, हो या ना हो। लेकिन फैक्ट है जब तुम रिएक्शन कराओगे लैब में तो वहां पे देखोगे कि इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा है रिटेंशन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर भी बोला जाए कि SN1 में रेसिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे कि होगा। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें भी कई चीजें छुपा हुआ है। जैसे देखो, इसको हम मिटाएंगे, क्या हुआ अभी तक जो हमने बोला उसका क्या मतलब हुआ कि जब SN1 होगा, कायरल कार्बन पे SN1 होगा और कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल कार्बन होगा, देन रेसिमाइजेशन होगा अगर SN1 हो रहा है तो। लेकिन फैक्ट है कि आइडियल SN1 होता ही नहीं है। तो जब आइडियल SN1 होगा नहीं तो इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होगा रिटेंशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन कोई बोले कि SN1 ही हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि रेसिमाइजेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में रिलेशन क्या है? इनएंशियोमेरिक रिलेशन, ठीक है। इसको हटाते हैं अब। गौर करना जरा, एक क्वेश्चन है, यहां पे है Br, यहां पे है Me, यहां पे Et और यहां पे NPR। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बोलेंगे हम? रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अभी जो कराया था वही तो है, ये है ना। मेरे को बताओ जरा, ये Br है, Me है, Et है। कहने का मतलब यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा A एंड B, और ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? इनएंशियोमेरिक रिलेशन होगा, और इस दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? रेशमिक मिक्सचर। अगर SN1 होता है तब, और होगा SN1 ही, मतलब हम मान लिए कि आइडियल SN1 है। यहां पे देखो क्या है, यहां पे Me है,
यहाँ पे ET है और यहाँ पे NPR है या PR, प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखो यहां वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, SN1 होगा, तो यहां भी दो प्रोडक्ट बनेगा A एंड B। नहीं, यहां पे Br निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो एक बार जिधर से Br निकला उधर से ही वाटर आएगा, एक बार उसका अपोजिट से वाटर आएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। बट क्या ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों इनएंशियोमेरिक होगा? नहीं, ये दोनों क्या होगा? डायस्टेरियोमेरिक। ये दोनों में डायस्टेरियोमेरिक रिलेशन होगा। वाई? ये तुम्हारे लिए है होमवर्क। मतलब ये बोल देना कि SN1 होगा तो इनएंशियोमेरिक पेयर बनेगा, रेशमिक बनेगा, ये जरूरी नहीं है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर भी बन सकता है। और देखो एक और, यहां पे Br, Me, 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 इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? A एंड B, दो प्रोडक्ट बनेगा? दो नहीं बनेगा, यहां पे ये दोनों क्या होगा? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा। मतलब यहां भी तो SN1 है और SN1 में कहां रेशमिक बन रहा है? SN1 अगर काइरल कार्बन पे हुआ और एक ही काइरल कार्बन रहा, देखो SN1 अगर काइरल कार्बन पे हुआ और जो काइरल कार्बन है उसी पे SN1 हुआ और एक ही काइरल कार्बन है, तब रेशमिक बनेगा। अगर दो काइरल कार्बन या दो से ज्यादा काइरल कार्बन है और SN1 एक काइरल कार्बन पे हो रहा है, तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर बनेगा। अगर काइरल कार्बन है ही नहीं सबस्टेट में और SN1 हो रहा है, तब तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे 50%, 50-50% जो दो बन रहा था ना, वो दोनों आइडेंटिकल ही होगा। ठीक है, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, सोचना इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम, और भी कुछ बचा है क्या इसमें? अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, लिख लो फटाफट। अब जरा गौर करना, ये वाला कंपाउंड रहे या PR का मतलब प्रोपाइल समझना, मतलब ये बेसिकली क्या है? ये है C3H7, ठीक है, ये जो है C3H7। अब जरा गौर करना, इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, SN1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 डिग्री के साथ SN1 बढ़िया होता है और ऊपर से बिग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN1 ही होगा। आगे चलकर हम बताएंगे कि SN1 वर्सेस SN2, और हालांकि हमने थोड़ा बहुत बताया भी है लेक्चर नंबर 63 में। अब बताओ इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा? यहां भी दो प्रोडक्ट बनेगा और ये दोनों में भी रिलेशन होगा इनएंशियोमेरिक रिलेशन, इनएंशियोमेरिक पेयर रहेगा। यहां भी रेशमिक होगा और ये दोनों एक्चुअली में आइडेंटिकल होगा। मतलब ये जो रेशमिक A+B दो कंपाउंड बनाए, यहां भी वही दो कंपाउंड बनेगा। ये तुम बना के देख सकते हो। कैसे? जरा गौर करना। इसमें क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जिधर से Br निकलेगा उधर से ही H2O जुड़ेगा, मतलब OH, Me, ET एंड PR, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा वो होगा जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब कोई एक इंटरचेंज कर दो तो दूसरा प्रोडक्ट OH को इधर कर देते हैं, Me इधर, ET इधर और PR, मतलब ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए, तो इस केस में ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो, जिधर से Br है उधर से निकाल के उधर
H2OH डाल दो, ऑफ कोर्स H2 हो जाएगा, बाद में वो डिप्रोटोनेशन होकर OH बन जाएगा, Me, Et एंड Pr। और दूसरा इसको इधर कर दो, या तुम इससे भी इंटरचेंज, किसी एक इंटरचेंज करने से तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन वाला आ जाता है ना, बस वही कर दो। तो ETOH MEPr, देखो ये दोनों कंपाउंड बनेगा नीचे वाले में और ये दोनों कंपाउंड बनेगा ऊपर वाले में, और ये दोनों सेम ही है। ये चारों आपस में सेम नहीं है, ऊपर वाला दोनों अलग अलग है, नीचे वाला अलग अलग, दोनों अलग अलग है, लेकिन देखो ये किसके जैसा है, इसके जैसा है, और ये किसके जैसा है, इसके जैसा है ना। यहां पे तो हम इस तरह से लिखें कि साफ दिख रहा है, अगर ना पता चले तो कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख लेना और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, उसके बाद मिला लेना, ठीक है। तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1। SN1 अगर कायरल कार्बन पे होता है तो कायरल कार्बन के केस में रेसिमाइजेशन, प्रोडक्ट रेसिमिक बनता है, इनसोमेरिक पेयर बनता है। जरा एक चीज और गौर करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन, रुक जाओ इसको मिटाते हैं और एक फ्रेश क्वेश्चन लेके समझाते हैं। देखो PR ET ME, ठीक है। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा है, SN1 हुआ, प्रोडक्ट बना क्या, प्रोडक्ट बना OH Me ET एंड PR, और दूसरा प्रोडक्ट बना, कोई एक इंटरचेंज कर दो तो दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो OH Me ET एंड PR, ये दो प्रोडक्ट बना। अब जरा मेरे को बताना इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 S, इसका S है, जिधर से Br निकला है उधर से ही OH आया है, इसका भी S होगा, और इसका अपोजिट से OH आया है तो R होगा। जिधर से Br निकला है उधर से ही OH आया है तो ये S से S ही रह गया। क्यों S से S रह गया? क्योंकि इधर Br का प्रायोरिटी 1 था और इधर से हटा के जो ग्रुप OH लाए हैं उसका प्रायोरिटी भी 1 ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो इसका रहेगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका रह जाएगा। तो SN1 में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है? देखो इस दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम रह गया, इस दोनों में कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इस दोनों में क्या रिलेशन है और इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो बच्चा बोलता है कि इस दोनों में सर इनएंसोमेरिक रिलेशन है, ये दोनों में, इसमें और इसमें इनएंसोमेरिक रिलेशन है, क्योंकि ये S और ये R, ये गलत बात। इनएंसोमर होने के लिए कंपाउंड में ग्रुप्स को सेम होना चाहिए। ये तो कंपाउंड ही अलग है, ये तो कंपाउंड ही अलग है, तो Br है, यहां पे है OH है, रेशमिक कैसे हो सकता है? ये दोनों में रेशमिक रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों में इनएंसोमेरिक रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों इनएंसोमेरिक है और ये दोनों का मिक्सचर रेशमिक मिक्सचर होगा। समझ आया? इससे ये बना रिटेंशन प्रोडक्ट, इससे ये बना इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। मिलते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन था, उसके बाद मिलते हैं। एक और क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर का बचा हुआ था उसको कर लेते हैं। ये था ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 का। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन हम करना चाह रहे थे जो नहीं हो पाया था। देखो अगर Br Cl Br I, इस तीनों का, इसको बोलते हैं A, ये B है और ये C है। इस तीनों सबस्ट्रेट के साथ SN1 कराते हैं, सेम न्यूक्लियोफाइल
के साथ सेम टेम्परेचर पे, तो 3 ग्राफ आता है। तीन ग्राफ आता है। अब तुम बताओ कौन ए का ग्राफ है, कौन बी का ग्राफ है और कौन सी का ग्राफ है। क्या क्या सेम है? न्यूक्लियोफाइल तीनों के साथ आइडेंटिकल है, टेम्परेचर सेम लिया गया है, सॉल्वेंट सेम लिया गया। तो क्या अलग है तीनों में? डिफरेंट क्या है? लिविंग ग्रुप। अब बताओ कौन है ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ, कौन बी के, कौन सी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ? सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? Cl, Br या I? वीक बेस जो होता है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। H चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr के रिस्पेक्ट में, HCl के रिस्पेक्ट में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस I माइनस वीक बेस होगा, यानी सबसे वीक बेस I माइनस होगा, मतलब सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप I माइनस होगा। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप का बढ़िया होना SN1 को प्रमोट करता है कि प्रमोट नहीं करता है? लिविंग ग्रुप का बढ़िया होना SN1 को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि SN1 में होता क्या है, RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है। यही है RDS। अगर ये लिविंग ग्रुप बढ़िया लिविंग ग्रुप हो, आराम से निकलने वाला हो, तो इस स्टेप का रेट ज्यादा होगा। मतलब आयोडीन अगर रहे तो आराम से निकलेगा, ब्रोमीन रहे तो थोड़ा दिक्कत से निकलेगा, क्लोरीन रहे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत से निकलेगा। मतलब सबसे आराम से आई निकलेगा इस तीनों में। मतलब इस स्टेप का रेट आयोडीन के केस में ज्यादा होगा। रेट ज्यादा होने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना, मतलब इस तीनों में सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी इसका है। मतलब ये कौन है? आयोडीन वाला सबस्ट्रेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी प्रोफाइल है। मतलब ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा B और ये हो गया A का एनर्जी प्रोफाइल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में SN2 के साथ। थैंक यू।